नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का अपवाह तंत्र। अब देखिए, जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र में क्या क्या हमें पूछा जाएगा और वर्तमान के इस बदलते परीक्षा पैटर्न में अपवाह तंत्र को लेकर क्या प्रश्न बन रहे हैं। अब सामान्यतः जैसे ही राजस्थान का अपवाह तंत्र का टॉपिक आता है, विद्यार्थी नदियों को रटना शुरू करता है और एक एक नदी को रटना शुरू करता है और लगभग राजस्थान की 50 नदियां रट लेता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो 50 नदियां उसने रटी उसमें से एक भी नदी ऑप्शन में नहीं है। अब जब ऐसा विद्यार्थियों के साथ होता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को लगता है कि पेपर बहुत टफ आया है। नहीं, पेपर टफ नहीं है, क्योंकि पेपर में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की समझ होना जरूरी है। अब जैसे दे रखा है राजस्थान का अपवाह तंत्र, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र में क्या है। और जब अपवाह तंत्र आपको पता चलेगा तो उसमें जो कंटेंट है, अपवाह तंत्र के जो भाग है, वहां आपसे पूछे जाएंगे, न कि केवल नदी पूछी जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र का अध्ययन करें तो केवल नदियों को नहीं रटें। हाँ, अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां शामिल होती है, लेकिन कौन सी नदी पूछेगा यह अपवाह तंत्र तय करेगा, नदी तय नहीं करेगा। और इसीलिए जो सामान्य विद्यार्थी वह जब 50 नदियों को पढ़ता है तो कई बार तो वह जो 50 पढ़ के गया उसमें से नदी नहीं होती है, या फिर उसमें से 2 नदियां होती है, 2 कोई और नदी होती है। तो इसको लेके विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। और वर्तमान के जो बदलते परीक्षा पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो है अपवाह तंत्र में हमें सिर्फ नदियों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन जैसे एनसीईआरटी आधारित जब प्रश्नों की प्रकृति होने लगी, जब एनसीईआरटी प्रश्न बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स का प्रयोग किया जाने लगा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। और विशेष रूप से अपवाह तंत्र को लेके हैं, जलवायु के जो टॉपिक है उनको लेके हैं, या राजस्थान के भौतिक प्रदेश जैसे जो टॉपिक है उनमें काफी प्रश्नों की प्रकृति बदलती नजर आ रही है। और इसीलिए हम राजस्थान के जब अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो बदलते परीक्षा पैटर्न के आधार पर अपवाह तंत्र को लेके क्या पूछा जा सकता है, पहले इसके बारे में कैसे पूछे गए हैं प्रश्न, उन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र। अब कई बार क्या होता है कि हमारे सिलेबस में अपवाह तंत्र लिखा हुआ होता है, हम नदियां पढ़ के जाते हैं, और कई बार सिलेबस में नदी तंत्र लिखा हुआ होता है और हम नदी तंत्र को नहीं, नदियां पढ़ के चले जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको जब हम अपवाह तंत्र पढ़ें तो हमें कुछ शब्द के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। अब देखिए, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले यह समझ रहे हैं। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि एक कोई भी नदी है या एक निश्चित वाहिका जो कि निश्चित दिशा में जल को बहाकर ले जाती है,
और एक किसी निश्चित क्षेत्र से बहाकर ले जाती है, तो उस नदी को या उस नदी के द्वारा जो जल बहाया जा रहा है या जल प्रवाहित किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अपवाह क्षेत्र क्या है, अब समझना है। यहां से अपवाह क्षेत्र जो है किसी या निश्चित वाहिका या नदी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष से जल को बहाकर ले जाना, या किसी क्षेत्र विशेष से जल को प्रवाहित करना, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अब यहां समझना कि अपवाह क्षेत्र में किसी एक नदी का होगा, कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें कि यह नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ है और यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम लूनी नदी कहते हैं, और इस तरह से लूनी नदी जो है प्रवाहित हो रही है। तो अब कोई भी निश्चित वाहिका या नदी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष का मतलब है कि यहां इस क्षेत्र से जल को क्या लेकर रही है? प्रवाहित कर रही है। तो यह जो है, यह जल क्षेत्र क्या कहलाएगा? यह इस नदी का क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। यह नदी कौन सी है? तो यह क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र, जिसे हम कई जगह लिखते हैं प्रवाह क्षेत्र भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रवाह क्षेत्र। और यह किस नदी से संबंधित है? लूनी नदी से संबंधित है। तो अब इसका मतलब है कि यदि हम अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो हम किसी एक नदी के बारे में पढ़ते हैं कि एक कोई नदी जब वह एक निश्चित क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाएगी तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? उस नदी का अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन हमें पूछा जाता है अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको समझना। अपवाह तंत्र, यह तो होता है ड्रेनेज एरिया और यह होता है ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह क्षेत्र और अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या है, अब समझना। किसी
क्षेत्र विशेष से मुख्य नदी सहायक नदियों तथा उप सहायक नदियों द्वारा जल को बहाकर ले जाना या प्रवाहित करना अपवाह तंत्र कहलाता है। अब समझना यहां से अपवाह तंत्र क्या है। यहां नाग पहाड़ है, और नाग पहाड़ से यहां नदी निकल रही है, लूनी नदी। यहां लूनी नदी, और इसमें लूनी की सहायक नदियां मिल रही है। एक यहां नदी मिल रही है, एक यहां नदी मिल रही है, एक यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है, एक यहां नदी मिल रही है, एक यहां मिल रही है। यहां सहायक नदियां हैं, और इसके साथ साथ एक नदी यहां से आके इसमें मिल रही है, एक नदी यहां से आके इसमें मिल रही है, एक नदी यहां से आके इसमें मिलती है। तो अब समझना, यहां तो कहलाती है मुख्य नदी, यह तो कौन सी नदी है? मुख्य नदी। और जैसे मैंने ले लिया मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी तो क्या होगी? मुख्य। और जो नदियां मुख्य नदी में जल ला रही है वह सब क्या कहलाती है? सहायक नदियां। यहां सहायक नदी जिसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, यहां जोजरी नदी है, यहां लीलनी है, यहां बांडी है, यहां सूकड़ी है, जवाई है। यहां तो क्या होगी? मुख्य नदी। और वे नदियां जो अपना जल मुख्य नदी में लाती है वह क्या कहलाती है? सहायक नदी। और वे नदियां जो अपना जल सहायक नदी के माध्यम से मुख्य नदी में लाती है, जैसे यहां नदी है गुइया, यह क्या है? उपसहायक नदी। इसी तरह से यह है मथाई नदी, यह है खारी नदी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपवाह तंत्र में केवल एक नदी नहीं होती है, मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी होती हैं और उप सहायक नदियां होती है। तो जब किसी क्षेत्र से मुख्य नदी, सहायक नदी और उप सहायक नदियां जल को बहाकर ले जाती है तो उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो यहां देखिए, यहां पूरा जो होगा यहां लूनी नदी तंत्र का अपवाह तंत्र है, जिसे हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि यह सब अपना जल कहां ले जा रही है? अरब सागर में ले जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब हम नदी पढ़ते हैं
तो केवल हम किसका अध्ययन करते हैं? अपवाह क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम नदी के साथ साथ उसकी सहायक और उपसहायक नदियों का अध्ययन करते हैं तो हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। और वर्तमान में हमें प्रश्न अपवाह तंत्र से पूछे जा रहे हैं, नदी तंत्र से या नदी से या अपवाह क्षेत्र से नहीं पूछे जा रहे। हम मुख्य नदी को याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं, कहां से निकलती है, कहां समाप्त होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उस पे बांध किसने बने हुए, सब चीजें हैं। लेकिन वर्तमान के परीक्षा पैटर्न में ध्यान रखना, हमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी या उसकी भी सहायक नदी हमें एग्जाम में पूछी जा रही है, जैसा कि वर्तमान में एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो यह ध्यान रखना, हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, न कि अपवाह क्षेत्र पढ़ रहे हैं। हम नदी को नहीं पढ़ रहे, अपवाह तंत्र। अब आप कहेंगे सर जब अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें नदियों को पढ़ना है? तो ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपवाह क्षेत्र अपवाह तंत्र का ही भाग है। तो इसका मतलब हमें अपवाह क्षेत्र को भी पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसकी सहायक और उपसहायक नदियों को भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारा पूरा जो है अपवाह तंत्र क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यह ध्यान रखना, हमें केवल एक एक नदी को नहीं पूछा जाएगा, एक एक नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों और उपसहायक नदियों को भी पूछा जाएगा, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? अब एक कई बार शब्द आता है कि जब मुख्य नदी, सहायक नदी और उसकी उपसहायक नदियां किसी क्षेत्र से जल को प्रवाहित करती है तो वह अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, समझना यहां से। अब यहां पर एक पॉइंट, एक प्रश्न आता है जिसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। अब आप कहेंगे सर अपवाह द्रोणी का मतलब क्या है? अपवाह द्रोणी का मतलब है कि मुख्य नदी सहायक एवं उपसहायक नदियों द्वारा अपवाहित जल क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाती। अपवाह द्रोणी का मतलब क्या होता है कि जो मुख्य नदी है, उसकी सहायक और जो उपसहायक नदियां हैं, यह जिस क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाती है, उस अपवाहित जल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, यहां से जब भी प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, या राजस्थान में सबसे छोटी अपवाह द्रोणी कौन सी है, या फिर उनका मुख्य नदी के साथ क्रम पूछ लेते हैं कि अपवाह द्रोणी के आधार पर राजस्थान की नदियों का सही क्रम कौन सा है। तो ये चीजें हमें पहले से, अपवाह तंत्र को भी पूछा था, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, और कई बार हमें यह पूछा था राजस्थान में सबसे बड़ा जो है अपवाह द्रोणी कौन सी है। तो ये अपवाह द्रोणी है, अपवाह तंत्र है। जब तक इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, हमें
कितना भी अच्छे से हम कंटेंट को पढ़ लें, लेकिन वर्तमान के परीक्षा पेपर पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती। और इसीलिए ध्यान रखना कि अपवाद्रोणी प्रवाहित अपवाहित जल क्षेत्र है वह कहलाता है अपवाद्रोणी। किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा। जिसमें मुख्य नदी और सहायक नदियां उपसहायक नदियां ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसका जो है अपवाहित क्षेत्र ज्यादा होगा। जिसमें नदी की संख्या कम है यानी कि मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदियां कम है तो उसका जो है अपवाहित क्षेत्र कम होगा, तो अपवाद्रोणी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अपवाद्रोणी का सीधा संबंध किससे, अपवाद तंत्र से। अपवाद तंत्र में जल को बहाने वाली नदियां शामिल होती है, अपवाद्रोणी में वह क्षेत्र शामिल होता है जहां से वह मुख्य नदी, सहायक नदी या उपसहायक नदियां जल को बहाकर ले जाती है। इसके बाद एक और शब्द पूछा जाता है, जल संभर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल संभर या जल विभाजक भी कहते हैं। जल संभर या जल विभाजक। अब यह क्या है कि जब दो अपवाद तंत्र या दो अपवाद द्रोणी को अलग करने वाली जो सीमा होती है, दो अपवाह तंत्र या दो अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा जल संभर या जल विभाजक कहलाती। और जल विभाजक जो शब्द है यह कई बार आपने सुना होगा, विशेष रूप से अरावली के संदर्भ में, कि अरावली के बारे में कहा जाता है कि अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई। अब इसका मतलब है कि जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई, यानी कि इसका मतलब वह जल का क्या करिए, विभाजन करिए। किस रूप में, दो अपवाद तंत्र को वह अलग करिए जो जल संभर के रूप में करिए। अब कैसे, देखिए, यदि हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इस तरह से अरावली का जो है विस्तार है। यह जो अरावली है अरावली पर्वतमाला, इसके एक और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, एक और अरब सागरीय नदी तंत्र है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो इसके एक और गंगा नदी तंत्र है, तो इसके एक और सिंधु नदी तंत्र है। और इसीलिए अरावली जो पर्वतमाला, यह जो अरावली पर्वतमाला है, यह दो अपवाद तंत्र या दो अपवाह द्रोणी को क्या कर रही है, अलग करिए। गंगा का मैदान जो गंगा नदी तंत्र का क्षेत्र है
और जो सिंधु का मैदान जिसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं वह सिंधु नदी तंत्र या पंच नद का भाग है। तो इसका मतलब है कि दो अपवाद्रोणी या दो अपवाद तंत्र को अलग करने वाली जो संरचना होती है वह क्या कहलाती है, जल विभाजक या जल संभर। और इसीलिए अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह कई बार आपने पढ़ा होगा। महान भारतीय जल विभाजक रेखा। तो अब क्लियर हो गया होगा कि महान भारतीय जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, अरावली को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां एक तरह से जल विभाजक या जल संभर का क्या करती है, कार्य करती, यानी कि दो अपवाद तंत्र के बीच में सीमा का निर्धारण करती है कि अरावली के पश्चिम में अरब सागरीय नदी तंत्र है और अरावली के पूर्व में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। इसी तरह से राजस्थान में जब हम अरावली के अंतर्गत पठारों का अध्ययन करते हैं तो एक आता है भौराट का पठार। और भौराट का पठार का जो दक्षिणी भाग है जिसे भौराट के पठार का दक्षिणी स्कंद कहते हैं वह भी जल विभाजक का कार्य करता है। यह भी कई बार प्रश्न में भौराट के पठार के संदर्भ में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या कौन सी भौगोलिक संरचना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो ध्यान रखना, भौराट का पठार जो कि अरावली का ही भाग है, अरावली के अंतर्गत स्थित पठारी क्षेत्र है, वहां भी जल विभाजक का कार्य करता है। क्योंकि अरावली न केवल राजस्थान, पूरे भारत में, इसीलिए इसे हम महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। जबकि राजस्थान के संदर्भ में जब पूछा जाता है तो विशेष रूप से भौराट के पठार को पूछा जाता है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है तो भौराट का पठार करता है, जिसका अध्ययन हम अरावली के पठारों के अंतर्गत करते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम राजस्थान के अपवाद तंत्र की बात करें तो हम केवल नदियों को नहीं पढ़ें, सबसे पहले हम अपवाद क्षेत्र को समझें। अपवाद क्षेत्र जब भी पूछा जाएगा एक नदी का पूछा जाएगा, लेकिन जब अपवाद तंत्र पूछा जाएगा तो उसमें मुख्य नदी को भी पूछा जाएगा, सहायक नदी को भी पूछा जाएगा और उसकी उप सहायक नदी को भी पूछा जाएगा। और इसके बाद हमें जिस क्षेत्र से मुख्य नदी, सहायक नदी या फिर उप सहायक नदियां प्रवाहित होती है उस अपवादित क्षेत्र को अपवाद द्रोणी के रूप में पूछा जाता है। और दो अपवाद तंत्र को अलग करने वाली जो सीमा है उसे जल विभाजक या जल संभर के रूप में पूछा जाता है। और कई बार तो यह प्रश्न हमें किस रूप में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधि नहीं है, जिसमें राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के साथ साथ जल संभर शब्द ऐड कर लिया जाता है। तो जल संभर जल संरक्षण की विधि नहीं है, बल्कि यह दो अपवाद तंत्र को विभाजित करने वाला सीमा के रूप में। क्यों? क्योंकि संभर शब्द आता है जल संभर तो विद्यार्थी शायद यह सोचता है कि यह जल संरक्षण का या जल संरक्षण का एक परंपरागत विधि होगी, तो नहीं है। राजस्थान में जब हम जल संरक्षण की विधियां पढ़ते हैं तो उसमें जल संभर शब्द का हम अध्ययन नहीं करते हैं। जल संभर शब्द सदैव हमें अपवाद तंत्र के अंतर्गत पूछा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से एक तो हमें अपवाद तंत्र क्या होता है, अपवाद क्षेत्र क्या होता है, अपवाद द्रोणी और जल संभर क्या होता है, इसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको सामान्य विद्यार्थी अवॉइड करता है, नहीं पढ़ता है, और वह है अपवाद तंत्र के प्रतिरूप। हमने कहा कि अपवाद तंत्र का मतलब केवल एक नदी नहीं, नदी, सहायक नदी और उसकी उपसहायक नदियां होती है। तो अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है कि अपवाह तंत्र के कौन से प्रतिरूप है और उसमें से हमारे राजस्थान में कौन से, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से अध्यारोपित नदी कौन सी है। अब अध्यारोपित अपने आप में एक अपवाद तंत्र का प्रतिरूप है, और जिसको अध्यारोपित नदी के बारे में पता, अध्यारोपित अपवाद तंत्र प्रतिरूप के बारे में पता होगा, वही विद्यार्थी जो है अध्यारोपित नदी के रूप में सही उत्तर कर पाएगा। तो इसीलिए जब हम राजस्थान के अपवाद तंत्र का अध्ययन करें
तो अपवाह तंत्र के प्रतिरूप का भी विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपवाह तंत्र के प्रतिरूप कौन से और उसमें से राजस्थान में कौन से हैं। तो देखिए अपवाह तंत्र के प्रतिरूप, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप। अब जब अपवाह तंत्र के प्रतिरूप की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वृक्षाकार या जिसे कहा जाता है द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप जिसे डेंड्राइट कहते हैं। अब यह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, अब समझना यहां से कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है और क्या राजस्थान में ऐसा कोई प्रतिरूप है जो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। तो अब समझना यहां से सबसे पहले वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में मुख्य नदी में सहायक नदियां इस प्रकार मिलती है कि संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं के रूप में दिखाई देता है। किसी क्षेत्र में मुख्य नदी में सहायक एवं उपसहायक नदियां इस प्रकार मिलती है कि संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं के रूप में प्रतीत होता है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहलाता है कि जब किसी भी क्षेत्र में मुख्य नदी में सहायक नदियां या उपसहायक नदियां इस प्रकार से मिलती है कि वह पूरा क्षेत्र ऐसे लगता है जैसे वृक्ष की शाखाएं हैं। अब कैसे, देखिए जब हम राजस्थान में बात करते हैं विशेष रूप से चंबल नदी का अध्ययन करते हैं, किसका, यह चंबल नदी है और चंबल नदी में जब उसकी सहायक नदियां मिलती है, सबसे पहले यह बामनी नदी मिली, मेज नदी मिली, कुराल नदी मिली,
पार्वती नदी मिल गई, कुन्नू नदी मिल गई, काली सिंध नदी मिल गई, यहां से सीप नदी मिल गई। फिर इनकी सहायक नदियों के रूप में बनास की सहायक नदियों में बामनी है, बेड़च है, मैनाल है, कोठारी है, खारी है, डाई है, मोरेल है, परवन है, आहू है, पार्वती की जो है सहायक नदियां। तो जब आप देखते हैं तो यह पूरा एक प्रतिरूप किसके समान दिख रहा है? वृक्ष की शाखाओं के रूप में दिखाता है। तो इसीलिए ऐसे प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं? वृक्षाकार। अब प्रश्न हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो चंबल नदी है, अब ध्यान रखना, चंबल नदी तंत्र जो है इसका अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है? तो वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप है। तो अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप वाली नदी है। अब द्रुमाकृतिक अपवाह लिख सकती है या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप वाली जो है नदी कौन सी है? द्रुमाकृतिक प्रतिरूप यदि शब्द कई विद्यार्थी तो पहली बार सुन रहे होंगे कि सर ये शब्द कहां से आया, तो ये शब्द आया है अपवाह प्रतिरूप से, कि जो प्रतिरूप वृक्ष के शाखाओं के समान दिखाई देता है उसे हम वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप कहते हैं। और राजस्थान में जो चंबल नदी तंत्र है वह इसी प्रकार के प्रतिरूप के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार से जिसकी सहायक नदियां ज्यादा होगी, जिस नदी तंत्र में नदियां ज्यादा होगी, उसका जो है प्रतिरूप कैसा होगा? वृक्षाकार। जैसे सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, चंबल है। ये जो नदियां जिसकी सहायक नदियां उपसहायक नदियां हैं उसका प्रतिरूप कैसा होता है? वृक्षाकार होता है। और राजस्थान के संदर्भ में जब भी प्रश्न आता है तो राजस्थान में वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप किसका है? चंबल नदी तंत्र का है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को पढ़ें तो केवल नदियों को नहीं पढ़ें, पहले हम अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र के प्रतिरूप को समझने की कोशिश करें, फिर राजस्थान में कौन से अपवाह तंत्र है उसको पढ़ें और उसके बाद हम नदियों का अध्ययन करें। तो हमारा प्रश्न जिस जिस पॉइंट से बनने की संभावना है सभी से हमारा प्रश्न तैयार होगा और कोई भी प्रश्न आएगा तो परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो एक तो आता है वृक्षाकार। अब इसके बाद दूसरा कौन सा है, हम उस पर बात करते हैं। अब दूसरा बात करें, दूसरा आता है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जिसे अर्य अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। दूसरा है अपकेंद्रीय या अर्य रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहां अपकेंद्रीय या अर्य अपवाह प्रतिरूप क्या है, अब समझना यहां से कि जब किसी उच्च भूमि या पर्वत से निकलकर नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी उच्च भूमि या पर्वत से नदियां निकलकर
अलग अलग दिशाओं में या कहें सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। अपकेंद्रीय या आर्य अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। यानी कि ऐसा अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां एक ही क्षेत्र से निकलती है लेकिन सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपने नाम सुना होगा अमरकंटक। अब जो अमरकंटक पर्वत है, यहां अमरकंटक पर्वत है, यहां है मैकाली की पहाड़ियां में, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है। अब इससे जो नदियां निकलती हैं, इसमें से एक नदी जो है वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, एक नदी जो है पूरब की ओर जाती है, एक नदी निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, एक नदी निकलकर दक्षिण। यानी कि चारों तरफ यह नर्मदा नदी है, यहां सोन नदी है, यहां महानदी है, यह इंद्रावती नदी। तो इस तरह से किसी एक पर्वत से या उच्च क्षेत्र से नदियां निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय या आर्य अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और भारत में बात करते हैं तो अमरकंटक और एक है रांची का पठार। यह कहां पाया जाता है? तो एक तो अमरकंटक में, अमरकंटक, और दूसरा रांची का पठार। यहां पर यह देखने को मिलेगा। क्या यह राजस्थान में मिलता है? तो सामान्यतः अपकेंद्रीय या आर्य अपवाह प्रतिरूप हमारे राजस्थान में नहीं है। यह सबसे ज्यादा कहां है? इसीलिए जब हम भारत का अपवाह प्रतिरूप पर पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह विशेष रूप से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। तो अमरकंटक जो है या रांची का पठार या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसको राजस्थान के संदर्भ में पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में वृक्षाकार मिलेगा लेकिन अपकेंद्रीय या आर्य नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप एक तरह से अपकेंद्रीय का क्या होता है? उल्टा, कि जब सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी एक झील या गर्त में घिरती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब
सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी झील या गर्त में गिरती है। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहलाता है कि जब इसके अंतर्गत तो एक ही क्षेत्र से नदियां निकलकर सभी दिशाओं में जाती है। इसमें सभी दिशाओं से नदियां आकर कहां मिलती है? एक झील या गर्त में गिरती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो यहां एक झील है और इस झील में जब हम नदियों की बात करें तो एक नदी इधर से आके घिरती है, एक नदी यहां से आके घिरती है, एक यहां से घिरती है, एक यहां से। इनके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। जैसे यहां है खंडेल नदी है, यहां खारी नदी है, यहां मंथा नदी है, यहां रूपनगढ़ नदी है और इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियां जो है वहां इसमें आकर गिरती। और यहां जो है यहां है सांबर झील। कहां आके गिरती है? और यही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो वह है सांबर झील, क्योंकि सांबर झील में सभी दिशाओं से आकर नदियां जो है इसमें समाहित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। इसीलिए सांबर झील को अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के लिए जाना। लेकिन ये जो नदियां हैं, यह सब नदियां वर्तमान में आंतरिक प्रवाह तंत्र के रूप में जानी जाती है। इसीलिए सांबर झील को आंतरिक प्रवाह तंत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, हम सांबर झील को आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी कहते हैं। और यह भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहां पाया जाता है? तो सांबर झील में पाया जाता है। जबकि अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहां पाया जाता है? तो अमरकंटक और रांची के पठार में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जो जो हमारे राजस्थान से संबंधित है उसके आधार पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और ये सब जो है हमारे वर्तमान के जो शिक्षण प्रणाली है उसमें जो एनसीईआरटी बुक्स जो चल रही है उन सब एनसीईआरटी बुक्स में इनका उल्लेख है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम अध्ययन करें तो केवल नदी के आंकड़े डाटा नहीं रटें। हाँ, वो हमें आगे काम आएंगे जब हम अपवाह तंत्र को, अपवाह प्रतिरूप को बहुत अच्छे से समझ रहेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में शामिल है या नहीं। अब अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में है क्या, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप नदियों को कितना भी रट लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि नदी का संबंध किससे है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, हम नदियां नहीं अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं और अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही नदियों का अध्ययन किया जाता है। और यदि आपने अपवाह तंत्र को अच्छे से समझ लिया तो नदियां पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता रहेगा कि राजस्थान की कौन सी नदी किस अपवाह प्रतिरूप से संबंधित है, किस अपवाह तंत्र से संबंधित है और उसका अपवाह क्षेत्र क्या है और उसका अपवाह द्रोणी क्षेत्र क्या होगा, उसके लिए जल संभर का कार्य कौन करेगा, सब चीजें क्लियर होगी। इसीलिए तो पहले हम अपवाह तंत्र को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, अपवाह प्रतिरूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमें
राजस्थान के अंतर्गत एक तो वृक्षाकार पूछा जाता है और एक अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद अगला जो आता है वह है जालीनुमा प्रतिरूप। कौन सा है? जालीनुमा प्रतिरूप विशेष रूप से हमें भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। अब जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या है कि जब तीव्र ढाल से निकलकर मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियां या उप सहायक नदियां समकोण पर मिलती है, तो वह जो संरचना बनती है वह संरचना कैसी होती है? जाली के समान होती है, जिसे जालीनुमा अपवाह तंत्र कहा जाता है। पर्वतों के तीव्र ढाल से निकलने वाली मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है, परंतु उनकी सहायक तथा उपसहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती है, जिससे जालीनुमा संरचना का निर्माण होता है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। यानी कि कोई भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, एग्जाम्पल के रूप में यहां कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहां से तीव्र ढाल से जो है मुख्य नदियां निकलती है। यहां एक मुख्य नदी, यहां दूसरी मुख्य नदी, यहां तीसरी मुख्य नदी, यहां मुख्य नदियां निकलती। लेकिन इसमें जो नदियां आके मिलती है, इनकी सहायक नदियां, वह समकोण पे मिलती। इस तरह से एक इधर से आके मिली, एक आधर से मिली, एक इधर से मिली, एक इधर से मिली,
एक इधर से मिली, एक इधर से मिली, एक इधर से मिली, इस तरह से। यह तो क्या होगी, सहायक। फिर इसमें इनकी जो उपसहायक नदियां हैं वह इस तरह से आके मिली, एक इधर से, 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 इस प्रकार से आके मिलती है। तो जब इस प्रकार से आकर मिलती है तो यहां एक प्रकार से किसका निर्माण हो रहा है, जालीनुमा संरचना का निर्माण हो रहा है। और इस जालीनुमा संरचना वाले का निर्माण करने वाला जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसे हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहां पाया जाता है। तो जब हम भारत में देखते हैं तो यह मिलता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। सामान्यतः यह कहां पर देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर यह देखने को मिलता है। क्या यह राजस्थान में कहीं दिखता है? तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से तो जालीनुमा अपवाह तंत्र राजस्थान में नहीं है, लेकिन यदि आपसे कभी पूछ भी ले कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र जालीनुमा या समांतर अपवाह प्रतिरूप के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखना जो अरावली से निकलने वाली जो नदियां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है, यानी कि लूनी और उसकी सहायक नदियां जो है वह कई बार इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो यह ध्यान रखना, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप प्रत्यक्ष रूप से तो राजस्थान में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यदि आपसे पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके से निकलने वाली जो नदियां, लूनी की जो सहायक नदियां हैं, वह इस प्रकार के समांतर, एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होकर जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। लेकिन लूनी और उसकी सहायक नदियां बरसाती नदियां हैं। जब वर्षा ज्यादा होती है तो इस रूप में हमें दिखाई देता है। सामान्यतः यह समांतर या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप राजस्थान में नहीं पाया जाता है, लेकिन यदि कई बार हमें पेपर को इस तरह से एनालिसिस करके पूछा जाए कि राजस्थान में जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा है, तो ध्यान रखना लूनी नदी तंत्र इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जब वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, उस समय जो है पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से लूनी नदी तंत्र में ऐसे प्रतिरूप को, अपवाह प्रतिरूप को देखा जाता है। तो इस तरह से हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, जब वर्षा ज्यादा होती है और ये जो नदियां हैं जो वर्षा जल पर निर्भर करती है, वह जब नदियां बहती है तो वह इस तरह से निकलती है, ऐसा लगता है कि वह एक प्रकार से जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला जो है अपवाह प्रतिरूप आता है, वह आता है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप क्या है कि वे नदियां जो पर्वतीय क्षेत्र के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही है, वे नदियां जो पर्वत के उत्थान से पहले से प्रवाहित यानी कि वे नदियां जो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही है
और पर्वतीय क्षेत्र को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण करती है तथा पर्वतीय क्षेत्र को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप यानी कि ऐसी नदियां जो पहले से ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब उनके मार्ग में किसी पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान हो गया या उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो वह नदियां उस उच्च भूमि क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण बनाते हुए जो है निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है, उन्हें हम पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की नदियां कहते हैं। और जब हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है हिमालय क्षेत्र की नदियां। हिमालय क्षेत्र की नदियां, जिसमें विशेष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र इसका उदाहरण माना जाता है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय के उत्थान से पहले से ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब हिमालय का उत्थान हो गया तो यह हिमालय में गहरी घाटियों का निर्माण करते हुए अपने मार्ग में प्रवाहित हो रही है। और इसीलिए देखा होगा कि हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, गंगा नदी घाटी है, सिंधु नदी घाटी है, यह गहरी घाटियों का निर्माण करती है। तो इसलिए ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनमें पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। और यह प्रश्न कई बार हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलेगी वह तो इसका अनुसरण करेगी, लेकिन चंबल नदी जो कि गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित है, लेकिन वह हिमालय से नहीं निकलती है, इसीलिए उसको हम किसमें शामिल करते हैं? हम उसको पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप में शामिल नहीं करते हैं। और यहीं से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी तंत्र की कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप में शामिल नहीं है। अब उसमें नदियां तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की होगी, लेकिन ऐसी नदियों को लिखेंगे विशेष रूप से दक्षिण भारत में और राजस्थान के संदर्भ में है तो चंबल नदी विशेष रूप से पूछी जाती है। ध्यान रखना, चंबल नदी गंगा नदी तंत्र में है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में है, लेकिन पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप में शामिल नहीं है। तो अब आप कहें सर चंबल नदी को किसमें पूछा जाता है? एक तो वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अब अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप क्या है? ध्यान रखें कि वे नदियां जो वर्षा का जल प्राप्त कर लावा युक्त चट्टानों को अपरदित कर पुरानी जो हमारी भ्रंश घाटियां हैं उन घाटियों में प्रवाहित होती है, कि वे नदियां जो वर्षा जल प्राप्त
जल प्राप्त कर, लावा युक्त चट्टानों को अपर्दित कर, लावा युक्त चट्टानों को अपर्दित कर, पुनः पुरानी घाटियों में, पुनः पुरानी जो भ्रंश घाटियां हैं घाटियों में प्रवाहित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह है, एक तो चंबल नदी जो है वह अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप में शामिल है। इसी तरह से बेतवा नदी जो है वह भी किस में आती है? अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप में आती है। और इसी प्रकार एक और है सोन नदी। और जब हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो चंबल नदी का यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी है। क्यों? क्योंकि जब हम चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि चंबल नदी महान सीमा भ्रंश में बहती है। महान सीमा भ्रंश कहाँ है? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो सीमा का निर्धारण करता है, जो अरावली और हाड़ौती के पठार को जो है अलग करता है एक तरह से, उसमें यह बहती है। और यह लावा, जब वर्षा जल होता है तो यह लावा चट्टानों का क्या करती है? अपर्दन करती हुई वह महान सीमा भ्रंश में बहती हुई कहाँ जाती है? यमुना नदी में मिलती है और यमुना फिर गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ध्यान रखना, यह चंबल नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित है, लेकिन अपवाह प्रतिरूप में वह अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप के रूप में या अध्यारोपित नदी के रूप में जानी जाती है, जो विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। और इसीलिए राजस्थान में जब हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं, अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं, तो विशेष रूप से एक तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, एक अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप और एक वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप से संबंधित जो राजस्थान की नदियां हैं, इनको विशेष रूप से पूछा जाता है। यानी एक तो सांबर झील आपको याद करनी है और एक चंबल नदी आपको याद करनी है। तो इस प्रकार से हम जब राजस्थान में अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी और जल विभाजक को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद राजस्थान में कौन कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसके बाद हम अध्ययन करते हैं राजस्थान में अपवाह तंत्र। और जब हम राजस्थान में अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का हम अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।